सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, बल्कि आप कह सकते हैं प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासक, बल्कि भारतीय इतिहास के जिन राजतंत्र वाली व्यवस्थाओं में जिन शासकों को महत्वपूर्ण माना जाता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में अशोक का नाम दर्ज किया जाता है। अशोक के बाद अकबर का नाम आता है, शेरशाह सूरी का नाम आता है, लेकिन भारत के भीतर सम्राट अशोक का नाम सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में दर्ज किया गया है भारतीय इतिहास में। और क्यों सम्राट अशोक को सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में याद किया जाता है, इसके कारण भी हमें पता चलेगा जब हम सम्राट अशोक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम सम्राट अशोक को देखते हैं। सम्राट अशोक के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन हम पढ़ेंगे, प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख क्या होता है? जब आप किसी चीज पे, किसी पत्थर पे या शिलालेख पे या सिक्का पे कुछ लिखवाते हैं और उस लेख से जो संदेश या जो जानकारियां अभी तक हमें प्राप्त हो रही है, उसे ही हम अभिलेख कहते हैं। तो अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख के माध्यम से अपनी जनता तक अपने विचार को पहुंचाया, अपने संदेश को पहुंचाया। तो हम अशोक के अभिलेख के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अशोक का अभिलेख भारत के इतिहास में जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके अलावा हम आगे अशोक के राज्यारोहण को देखेंगे कि अशोक कब मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, कैसे बैठता है, किन परिस्थितियों में बैठता है। उसके बाद हम अशोक के विजय अभियान को भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अशोक के धर्म को देखेंगे, वो कौन सा धर्म अपनाता है, किन स्थितियों में धर्म को अपनाता है। फिर हम अशोक के धम्म को देखेंगे। धर्म के अलावा अशोक का धम्म था एक, उसको हम देखेंगे। अशोक के प्रशासनिक सुधार को देखेंगे। जिस प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उसमें अशोक ने क्या सुधार किया, उसको देखेंगे। फिर अशोक के समय में जो कला का विकास हुआ, उसको देखेंगे। और फिर अंत में अशोक की मृत्यु। तो आइए हम शुरू करते हैं अशोक के प्रारंभिक जीवन से। अशोक के प्रारंभिक जीवन, सबसे पहले तो आप ये जानिए, अशोक का नाम जो अशोक है वो सिर्फ अशोक, ये उसके सिर्फ 3 जो लेख है, अभिलेख है, उसी से प्राप्त होते हैं। जैसे मास्की है, गुर्जरा है, और 3 नहीं 4, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम। ये 4 उसके जो अभिलेख है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम, इसी में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जगहों पे अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है, बल्कि बाकी हर जगह पे अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है देवा नाम प्रियदर्शी, देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी, देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी, ये अशोक के बाकी सभी जगह अशोक का नाम यही मिलता है। सिर्फ ये 4 अभिलेख जो उसके मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम, यहीं पर इन्हीं 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वो यही अभिलेख है, मास्की अभिलेख है, गुर्जरा है, नेटूर है और उद्गोलम है। इसमें से जो गुर्जरा है ये आपको मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, जबकि बाकी के जो है मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम, ये कर्नाटक से प्राप्त होता है।
तो गुर्जरा जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, जबकि मास्की, नेटूर और उद्गोलम का जो अभिलेख है वो कर्नाटक से प्राप्त होता है। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक का नाम देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसके अलावा पुराणों में पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक वर्धन मिलता है। पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। तो अशोक का नाम ज्यादातर जगहों पे उसके अभिलेखों में क्या मिलता है? देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रियदर्शी। लेकिन ये चार ऐसे अभिलेख हैं, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम, जहां अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसमें जो गुर्जरा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी के जो तीन है मास्की, नेटूर और उद्गोलम, ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये हुई अशोक के नाम के विषय में हमारी जानकारी। अब आप जानते हैं कि अशोक जो है वो बिंदुसार का छोटा पुत्र था। बिंदुसार हमने आपको पढ़ाया था बिंदुसार वाले चैप्टर में कि बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुसीम जो बड़ा पुत्र था और अशोक जो छोटा पुत्र था। और अशोक की माता का नाम जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान, दिव्यावदान, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी मिलता है अशोक की माता के नाम, माता का नाम जो चंपा के शासक, चंपा के एक शासक ने एक ब्राह्मण की पुत्री थी, जो एक चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। तो दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? सुभद्रांगी मिलता है। सुभद्रांगी मिलता है। अशोक को सबसे पहले अवंती या उज्जैनी का गवर्नर बनाया गया। बिंदुसार ने अपने जीवन में अशोक को अवंती या उज्जैनी का गवर्नर बनाया। तो अशोक अब बिंदुसार के कार्यकाल में उज्जैनी का गवर्नर था। जब अशोक उज्जैनी का गवर्नर बनाया गया और जब वो उज्जैन जा रहा था अवंती, तो वहीं रास्ते में वो विदिशा में ठहरा था। विदिशा में ठहरा था और यहीं पे उसने विदिशा में ही उसने एक व्यापारी की पुत्री से विवाह किया जिसका नाम था देवी। वहीं की एक पुत्री से उसने एक विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री से उसने अपना विवाह किया जिसका नाम था देवी। और इसी देवी से उसे उसकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। महेंद्र, अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उसकी जो पुत्री थी संघमित्रा, उसका जन्म इसी देवी से हुआ था। इसके अलावा अशोक के अभिलेख में बौद्ध धर्म ग्रंथ में उसकी एक पत्नी तिस्रक्षिता का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन वो बहुत प्रमाणिक नहीं है। ये देवी जो है ये इसी से संघमित्रा और महेंद्र का जन्म हुआ था। उसके अलावा अशोक के अभिलेख में उसकी एक पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख में कारुबाकी उसके रूप में उसकी एक पत्नी का उल्लेख मिलता है और इससे इसको तीवर नामक संतान प्राप्त हुआ था। तीवर। तो अशोक के अभिलेख में उसकी एक पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है जो तीवर की माता थी, यानी ये तीवर भी अशोक का ही संतान था। तो ये हमने देखा कि अशोक के पत्नी जो थी देवी, उसी से उससे महेंद्र संघमित्रा हुआ था। और उस अशोक के अभिलेख में जो उसकी एकमात्र पत्नी का उल्लेख मिलता है वो है कारुबाकी, जो कि तीवर की माता थी।
अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख को देखते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख जारी किया। और अब ये अभिलेख अशोक ने क्यों जारी किया? ये अभिलेख जो अशोक का विशाल साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये अभिलेख पाए जाते हैं। और ये अभिलेख इसलिए जारी किए गए थे क्योंकि अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक अपनी जनता को अपने विचार पहुंचाते थे, चाहे वो शासन संबंधी विचार हो, चाहे वो जनहित के दूसरे विचार हो, या फिर वो जो अपना जो उन्होंने जो धर्म की स्थापना की थी या बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इन सारी बातों को वो जनता तक अभिलेख के माध्यम से ही पहुंचाते थे। और अशोक के अभिलेख को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जिन जगहों पे और जिन चीजों पे इसकी खुदाई हुई है, अभिषेक अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, उसके आधार पे इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। शिलालेख, स्तंभलेख, स्तंभलेख और गुहालेख। स्तंभलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख क्या है? ये पहाड़ों और पत्थरों पर इसको खुदवाया गया था। स्तंभलेख क्या है? पहाड़ पत्थरों को काट करके लंबे लंबे शिले बनाए जाते थे, और उसमें बताया जाता है कि उस समय की इंजीनियरिंग के का अद्भुत समझ उससे प्राप्त होती है, जिस तरीके से उन स्तंभों को बनाया गया था। तो ये स्तंभ विशेष रूप से जो विंध्य के पहाड़ है, वहां से पत्थर निकाल करके इन स्तंभों को बनाया जाता था, और पूरा स्तंभ एक ही पत्थर का बना होता था, और इसको देश के अलग अलग जगहों पे स्थापित किया जाता था। तो ये स्तंभ था जो पत्थर से बनाया जाता था, एक जगह बनाया जाता था, और उसको देश के दूसरे अलग अलग हिस्सों में उसको स्थापित किया जाता था। लेकिन शिलालेख क्या है? जो पहाड़ पत्थर जिस स्थान पर है, उसी स्थान पे ये लेख वहां पे मिलते हैं। इसके अलावा गुहा लेख है, जो पहाड़ी गुफा होते थे, उन पहाड़ी गुफाओं से भी अशोक के लेख प्राप्त होते हैं। तो ये गुहा लेख है। अब हम इन तीनों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या 14 है, और ये 14 शिलालेख के विषय में हमें जो जानकारी इस 14 शिलालेख से हमें जो जानकारियां प्राप्त होती है उसको हम देखेंगे। लेकिन ये जो 14 शिलालेख है, इसकी लिपि और भाषा अलग अलग है। तो जो इसकी लिपि है, जरा हम उसके बारे में देखते हैं। तो अशोक के ये 14 शिलालेख जो है, और जो कुल अभिलेख अशोक के हैं, शिलालेख के अलावा स्तंभ लेख, गुहा लेख, इन सब को मिला दे तो ये 4 अलग अलग लिपियों में लिखे गए हैं। वो कौन कौन सी लिपि है? पहली है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि। इसके अलावा है आरामाइक, आरामाइक तीसरी है ग्रीक या यूनानी, ग्रीक या यूनानी। और चौथी है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ये 4 लिपियों में लिखे गए हैं। अब अगर आप इसको, चूंकि अशोक का साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही अफगानिस्तान से का ही जो हिस्सा था, कंधार, मकरान, ईरान का हिस्सा मकरान, उसके बाद कंधार का अफगानिस्तान का कंधार, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ था सेल्यूकस निकेटर से। तो ये जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा था, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हो चुका था। तो जो अफगानिस्तान का इलाका था, वहां से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो आपको प्राप्त हुए हैं ग्रीक और आरामाइक लिपि में। ग्रीक और आरामाइक लिपि में कहां से प्राप्त हुए हैं? अफगानिस्तान से ग्रीक और आरामाइक लिपि में प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा आप वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे हुए भारत का जो पंजाब का इलाका है, उन इलाकों में जो अशोक के अभिलेख थे, वो खरोष्ठी लिपि में थे, खरोष्ठी लिपि में। और बाकी शेष भारत के जो अभिलेख हैं,
वो आपको ब्राह्मी लिपि में है। शेष भारत में जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे जाते थे। खरोष्ठी लिपि की विशेषता ये थी कि ये लिपि दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे वर्तमान में हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, और इसका ठीक उलट था खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। तो ये अशोक के अभिलेख की जो लिपि थी वो थी। उसके अलावा अब हम देखते हैं अशोक के जो 14 अभिलेख थे उसमें क्या-क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जो 14 है उस 14 का पूरा 14 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है उसको आप उसकी जानकारी को याद रख लेंगे, तो बाकी 14 से भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको बना लेंगे, चूँकि वहाँ 4 में से 1 छाँटना रहता है तो आप आराम से बना लेंगे। इसीलिए पूरा 14 का 14 याद करने की रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला शिलालेख है उससे क्या जानकारी मिलती है? पहले शिलालेख में पशु बलि पर रोक की बात कही गई है। इसके अलावा एक ऐसे सामाजिक उत्सवों पे रोक की बात की गई है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है या पशु बलि दी जाती है। ऐसे सामाजिक उत्सवों पे रोक की बात कही गई है। इसके अलावा प्रथम शिलालेख जो है इसी में अशोक क्या कहता है, अशोक अपनी प्रजा को अपने संतान के रूप में संबोधित करता है। तो अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा को अपने संतान के रूप में संबोधित किया, और अशोक ने इसकी जानकारी अपने प्रथम शिलालेख से ही दी है। जो अशोक का प्रथम शिलालेख है इसी से पता चलता है कि अशोक ने अपनी प्रजा को अपनी संतान मान करके संबोधित किया था। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि को रोकने की बात कही गई है, सामाजिक उत्सव पे रोक लगाने की बात की गई है, और संतान जो वो अपनी प्रजा को मानता था। द्वितीय शिलालेख में दक्षिण में उसके साम्राज्य के दक्षिण हिस्से में जो उसके पड़ोसी राज्य थे, जो उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, उन राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो ऐसे जो द्वितीय शिलालेख में है वो चेर राज्य है, चोल है, पांड्य है, सतीयपुत्र है और ताम्रपर्णी है। जो ताम्रपर्णी को वर्तमान में श्रीलंका जो है, वर्तमान का श्रीलंका यही ताम्रपर्णी है, और बाकी ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं। ये सब चोल, पांड्य, सतीपुत्र ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं। और द्वितीय शिलालेख में ही अशोक, आप जानते हैं कि अशोक अपने कल्याणकारी जनहित के बहुत सारे कार्यों के लिए ही दुनिया में अपनी ख्याति हासिल प्राप्त किया, जिसमें कुआं खुदवाना, सड़क के किनारे वृक्ष, छायादार वृक्ष लगवाना, पशु और मानव दोनों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था करवाना, इन्हीं कार्यों के लिए अशोक की ख्याति है। तो द्वितीय शिलालेख से ही अशोक के इन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी मिलती है, जिसमें मनुष्य और जानवर दोनों के लिए चिकित्सालय की स्थापना करना, पानी के लिए कुएं खुदवाना, सड़क किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, इस तरह के जो भी जन कल्याणकारी कार्य थे वो सब की जानकारी द्वितीय शिलालेख से प्राप्त होती है। उसके अलावा चतुर्थ शिलालेख जो है उसमें उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और उसके बाद उसने शांति नीति को अपनाया। आप जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति त्याग दिया और एक दूसरी नीति को अपनाया जिसमें युद्ध के लिए कोई जगह नहीं था। उसने कहा था कि अब युद्ध के द्वारा विदेशी राज्यों को या दूसरे राज्यों को जो उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था उसको नहीं जीता जाएगा, बल्कि एक शांति संदेश के माध्यम से उनको जीता जाएगा। और उस शांति संदेश जो था उसी को, वो था धम्म, अशोक का धम्म। वो आगे हम पढ़ेंगे अशोक के धम्म को डिटेल में। फिलहाल ये इतना जानिए कि वो जो शांति संदेश की बात कर रहा है वही धम्म है। तो अशोक के चतुर्थ शिलालेख से इस जानकारी प्राप्त होती है कि उसने युद्ध घोष, इसी को भेड़ी घोष कहते हैं, युद्ध घोष या भेड़ी घोष, तो युद्ध नीति को उसने त्याग दिया था और उसकी जगह उसने धम्म घोष या शांति संदेश की नीति को अपनाया था। इसकी जानकारी चतुर्थ शिलालेख से मिलती है। पांचवें शिलालेख से मिलती है कि वो एक अपने राज्य में एक नए पदाधिकारी की नियुक्ति किया था जिसका नाम था धम्म महामात्र। धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था।
और इस धम्म महामात्र का काम क्या था? इस धम्म महामात्र का काम था, जो धम्म के विचार थे, अशोक ने जिस धम्म का प्रतिपादन किया, जिस शांति संदेश के लिए, उस धम्म के जो विचार थे, उसको आम लोगों तक पहुँचाना, आम लोगों में उसका प्रचार करना, ये धम्म महामात्र का मुख्य काम था। इसके अलावा धम्म महामात्र का काम यह भी था कि जब साम्राज्य के भीतर किसी अपराधी को दंडित किया जाता था, तो उसके जो परिजन थे, उसके लिए भरण-पोषण की व्यवस्था करना, यह भी धम्म महामात्र का ही काम था। 11वें शिलालेख में अशोक अपने धम्म की व्याख्या करता है। जिस धम्म की स्थापना अशोक ने किया था, उस वो धम्म क्या है, इसकी व्याख्या अशोक 11वें शिलालेख में करता है और इसकी परिभाषा देते हुए वो कहता है कि अपासी नबे बहुकयाने दया दाने सच्चे सुचिये माधवे साधवे च। इसका अर्थ होता है अपासी नबे का अल्प पाप, मतलब जितना कम से कम आपसे पाप हो उतना कीजिए। बहुकयाने बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, दया मानव में दया का भाव होना, दान ब्राह्मणों और श्रमणों और अन्य जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दान करना, सच बोलना, जीवन में पवित्रता रखना, विचार में मृदुता रखना, ये उसकी परिभाषा बताता है। और 13वें शिलालेख में अशोक के प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक आप जानते हैं कि अपने शासन के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था और उसको विजित किया था। तो इस कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है और 13वें शिलालेख में भी अशोक के 5 सीमांत यूनानी राज्यों का, इनके 5 पड़ोसी यूनानी राज्यों का जो पश्चिमोत्तर हिस्से में था, इसके साम्राज्य के पश्चिमोत्तर हिस्से में था। आपने देखा कि द्वितीय शिलालेख में इसने अपने साम्राज्य के दक्षिण हिस्से में जो पड़ोसी राज्य थे उसका उल्लेख करता है, लेकिन 13वें शिलालेख में अपने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर हिस्से में जो पड़ोसी राज्य था, यूनानी राज्य था, ये सब इन 5 यूनानी राज्यों का वो जिक्र करता है। तो ये अशोक के कुल 14 शिलालेख थे। इन 14 शिलालेख में जो अशोक का 7वां शिलालेख है, अभिलेख है, वो सबसे लंबा माना जाता है। इसके अलावा अशोक के एक अभिलेख का जिक्र होना जरूरी होता है, वो है सार-ए-कूना अभिलेख। सार-ए-कूना अभिलेख, सार-ए-कूना, ये सार-ए-कूना अभिलेख आपको अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त होता है और सार-ए-कूना जो अभिलेख है उसकी जो भाषा है, चूंकि ये अफगानिस्तान से प्राप्त होती है और हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में जो भी अभिलेख है उसकी लिपि क्या है, ग्रीक और आरामाइक है। तो सार-ए-कूना जो अभिलेख है उसकी भी लिपि ग्रीक और आरामाइक है। अब हम अशोक के स्तंभ लेख और गुहा लेख को देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कुल 7 है। कुल 7 स्तंभ लेख अशोक के प्राप्त हुए हैं और ये 7 स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं भारत के। और ये सभी स्तंभ लेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सभी स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये जो 7 स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं उसको देखते हैं। ये जो पहला स्तंभ लेख हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, दरअसल प्रयाग स्तंभ लेख जो है अशोक का, ये इलाहाबाद के पास एक जगह है कौशाम्बी, उसी कौशाम्बी में स्थित था। और लेकिन अकबर के समय में इस प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से उठा करके इलाहाबाद में जो अकबर ने किले का निर्माण करवाया था इलाहाबाद में, उस किले में, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया है। तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो कौशाम्बी में स्थित था और अकबर ने उसे कौशाम्बी से उठा करके इलाहाबाद में अपने किले में स्थापित करवा दिया। दूसरा है टोपरा स्तंभ लेख, जिसको दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। ये टोपरा हरियाणा में है और वहीं से इसको फिरोज शाह तुगलक के समय में यहाँ से टोपरा से ले करके दिल्ली में लाया गया था। तो ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक मेरठ में अशोक का स्तंभ लेख था, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक के समय में ही मेरठ से उठा करके दिल्ली ले आया गया था। तो उसको दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिहार में 3 स्थानों से अशोक के स्तंभ लेख मिलते हैं और ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार के 3 स्थान से अशोक के जो स्तंभ लेख है वो प्राप्त होते हैं और वो 3 स्थान है रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़। ये तीनों ही चंपारण में है, बिहार के चंपारण में।
ये तीनों ही बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख और लौरिया नंदगढ़ अभिलेख। लौरिया नंदगढ़ अभिलेख की विशेषता ये है कि इसके ऊपर मोर का चित्र है। लौरिया नंदगढ़ की विशेषता है कि इसके ऊपर मोर का चित्र है। अब स्तंभ लेख के बारे में कुछ और जानकारी ये है कि जो अशोक के 7वां स्तंभ लेख है उसमें आजीविकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हमने आपको पहले वाले क्लास में बताया था, जब जैन धर्म पढ़ाया था तब भी बताया था कि मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी और बिंदुसार उसी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार का जो पुत्र अशोक हुआ, इसके समय में आजीविकों को रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी थे उनको उनके रहने के लिए। तो अशोक का जो 7वां स्तंभ लेख है, इससे आजीविकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है उसको रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और एक रूमिनदेई स्तंभ लेख है। रूमिनदेई स्तंभ लेख है जो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। रूमिनदेई स्तंभ लेख अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। और ये रूमिनदेई स्तंभ लेख से ही इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल था वहां गया था, और वहां जाने के बाद चूंकि वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था इसीलिए वहां उसने कर की दर जो थी वो घटा दिया था। तो गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थल है उसकी विषय में हमें जानकारी रूमिनदेई स्तंभ लेख से ही प्राप्त होती है। और इसी स्तंभ लेख से ये प्राप्त होती है कि अशोक वहां गया था गौतम बुद्ध के जन्म स्थल पर और उसने वहां कर घटा दिया था। इसके अलावा ये हमने तो देखा स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख के अलावा हमने आपको गुहा लेख बताया था, जिसको गुफा लेख भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पत्थर पहाड़ी गुफाएं होती थी उसके भीतर इसकी खुदाई होती थी। और अशोक अपने समय में आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उसको रहने के लिए आप जानते हैं 4 गुफा बिहार में ही दान में उन्होंने दिया था, जिसको कर्ण चौपार, सोदामा, विश्व झोपड़ा इन नामों से जाना जाता है। तो इस तरह के जो गुफाएं या गुहा जो पत्थरों के बने हुए गुफा थे वो जो दान में दिए गए थे अशोक के द्वारा, उन गुफाओं से भी अशोक के लेख प्राप्त होते हैं। तो उसके विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब एक चीज और जानना है कि ये जो अशोक के अभिलेख है, इस अभिलेख के विषय में हमें कोई भी जानकारी आप सच कहे तो 1837 के पहले नहीं था। ठीक, 1837 के पहले हमें अशोक के विषय में भी इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि अशोक के अभिलेख में जो कुछ भी लिखा गया है उसे 1837 से पहले पढ़ा ही नहीं गया था। अशोक के अभिलेख में जो लिखा गया है उसको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप 1837 में पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। हालांकि अशोक के जो अभिलेख है इसकी खोज 1750 ईस्वी में ही 1750 में ही टी फैनथेलर नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। टी फैनथेलर नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी 1750 में ही। लेकिन इसे 1837 तक पढ़ा नहीं गया था, और जब तक पढ़ा नहीं गया था तब तक इन अभिलेखों में दिए गए कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं थी। तो पहली बार जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने 1837 में इस अभिलेख को पढ़ा था। उसके बाद ही अशोक के विषय में इतनी विस्तार से हमारे पास जानकारी उपलब्ध हो पाई। अब हम देखते हैं अशोक के राज्यारोहण और विजय अभियान की घटना को। अशोक के राज्यारोहण और गद्दी पे बैठने को लेकर कई तरह की जानकारी है, और उसमें ज्यादातर विवादित जानकारियां ही हैं। लेकिन हमने यहाँ लिखा सम्राट अशोक का कार्यकाल 273 से 232 ईसा पूर्व। 273 से 232 ईसा पूर्व तक हमने लिखा।
और हमने आपको बताया था कि बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो ये जो 272 और 273 आपको दिख रहे हैं इसके अंतर, तो इसको लेकर के एक तो आप ये समझिए कि अलग-अलग स्रोतों में जैसे आप पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन आप दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाले जाने वाले किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इस तरह इसमें जाना नहीं है 272, 273 इसमें जाना नहीं है आपको। एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा और अगर अब पूछा गया कि बिंदुसार की मृत्यु कब हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसमें 273, 272 दोनों हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन यहाँ पे जो अशोक के राज्यारोहण की बात है, उसके विषय में हमने आपको बताया कि अशोक के शिलालेख, अशोक के जो 13वें शिलालेख है, उससे कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग युद्ध के विषय में 13वें शिलालेख से जो जानकारी प्राप्त होती है, उसमें ये कहा गया है कि सम्राट अशोक अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष 8वें वर्ष यानी 8वें वर्ष के साथ ही उसमें वर्ष का भी जिक्र है। 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ये अशोक के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व और अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पे आक्रमण किया। तो अगर अशोक 261 ईसा पूर्व में अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, तो इससे तो ये जानकारी मिलती है कि अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। और जब 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा होगा, तभी वो 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग पे आक्रमण किया होगा। तो अशोक के अभिलेख से जो उसके राज्यारोहण गद्दी पे बैठने की जानकारी प्राप्त होती है, वो है 269 ईसा पूर्व। लेकिन बिंदुसार की मौत हो गई 273 या 272 ईसा पूर्व। तो ये 269 और 273 ईसा पूर्व के बीच का जो 3-4 साल का जो समय है, इस बीच में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन था और कौन मौर्य साम्राज्य को चला रहा था, इसको लेकर के एक विवाद है। इतिहासकारों के बीच अलग-अलग विषय है। वहीं से ही एक राज्यारोहण को लेकर के एक बात जिक्र में आता है बौद्ध धर्म ग्रंथ में। जो श्रीलंका में लिखे गए बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने उत्तराधिकार के लिए एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद वो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। और अशोक के द्वारा 99 भाइयों के कत्ल का जिक्र मिलता है। लेकिन बताया जाता है कि ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इस तरह की घटना मनगढ़ंत या मनमाने रूप से दर्ज किया है, क्योंकि एक तो अशोक के जो 5वें अभिलेख है, उसमें अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है, उसके परिवार का उल्लेख मिलता है और यह भी जानकारी मिलती है कि अशोक के जो भाई थे, उसके साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग पद पे कार्य कर रहे थे। तो एक तो ये जानकारी मिलती है जिससे ये घटना ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ का जो वर्णन है, वो गलत साबित होता है। दूसरा ये कि उसके 99 भाई थे, ये एक बहुत ही मतलब असंभव सी बात लगती है। तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ में इस तरह का जिक्र किया जाता है और बौद्ध धर्म ग्रंथ में ही जो अशोक है उसके लिए चंडाशोक का जिक्र किया जाता है। चंडाशोक का उल्लेख किया जाता है और ये बताने की कोशिश होती है कि बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोक बहुत ही क्रूर, निर्दयी और किस्म का व्यक्ति था, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो बहुत ही उदार बन गया। दरअसल ये बताया जाता है कि ये बौद्ध ग्रंथों में ये सब इसीलिए मनगढ़ंत तरीके से लिखा गया ताकि बौद्ध धर्म को बहुत ऊंचा बना करके लोगों के सामने पेश किया जाए। तो ये एक विवाद है। तो इससे लेकिन इसके बावजूद ये 273 में या 272 में अगर बिंदुसार की मृत्यु होती है
और फिर अशोक के गद्दी पे बैठने की जानकारी उसके अभिलेख से 269 ईसा पूर्व में मिलती है। तो बीच के 3-4 सालों में क्या हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो ये अशोक का राज्यारोहण था, जिसके विषय में जो अभिलेखों से जानकारी मिलती है वो ये कि अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था, और ये अशोक के 13वें जो शिलालेख है उससे इसकी जानकारी मिलती है। तो ये रहा अशोक का राज्यारोहण। अब हम देखते हैं अशोक का विजय अभियान। अशोक गद्दी पर बैठने के बाद अपने शासक रहते हुए सिर्फ एक राज्य पे आक्रमण किया, और उस राज्य का नाम था कलिंग। उस राज्य का नाम था कलिंग। कलिंग पर हमने अभी आपको बताया कि 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग के ऊपर हमला करता है, और वो कलिंग को जीत लेता है। लेकिन इस जो कलिंग के राज्य और अशोक के बीच जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई में अशोक के 13वें शिलालेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि 1 लाख लोग मारे जाते हैं, उससे अधिक लोग विस्थापित हो जाते हैं, और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया जाता है। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त में 261 ईसा पूर्व में तब आबादी कितनी कम रही होगी, और उस वक्त में 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं, और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए जाते हैं, और 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होते हैं। इस भयावह जो दृश्य था, बताया जाता है कि इसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, और इसके बाद ही वो इतना दुखी हुआ यहाँ जो लोग मारे गए थे उसको देख करके, कि उसने ये तय कर लिया कि अब आगे से वो कोई युद्ध नहीं करेगा। आगे से किसी राज्य को जीतने के लिए इस तरह के कार्य वो नहीं करेगा जिसमें भीषण युद्ध हो और रक्तपात हो। तो यहीं से अशोक जो है इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाता है, और बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। अशोक का धर्म। तो अशोक अपने जीवन के प्रारंभिक समय में शिव का उपासक था। शिव को मानता था अपने जीवन के प्रारंभिक समय में, और शिव के का उपासक था, और इसीलिए उसने कल्हन की जो पुस्तक है राज तरंगिनी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने जम्मू कश्मीर में बितस्ता या झेलम नदी के तट पर, बितस्ता जिसको झेलम के नाम से वर्तमान में जानते हैं, उस बितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। ये श्री शिव के याद में ही है। तो वो शिव का उपासक था प्रारंभिक दिनों में, और इसीलिए उसने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। अशोक के द्वारा ये किया गया था। लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि अशोक जीवन की सत्यता को लेकर के बहुत जिज्ञासु था, और वह हमेशा इसके ऊपर चिंतन करता रहता था। एक दिन जब वो शासक बन चुका था और अपने राजमहल में के भी था, तो राजमहल के खिड़की से उसने सड़क किनारे जाते हुए एक बौद्ध भिक्षु को देखा था, जिसका नाम था निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु को उन्होंने देखा। ये बौद्ध भिक्षु सड़क किनारे जाते हुए भीख मांग रहा था, और ये निग्रोध कोई और नहीं था, अशोक का जो बड़ा भाई था सुसीम, उसी का पुत्र था निग्रोध, जो बौद्ध भिक्षु बन गया था। और ये निग्रोध को अशोक ने अपने राजमहल के खिड़की से बाहर भिक्षा मांगते हुए देखा था, और इसी के जीवन से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। निग्रोध के जीवन से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाद में वो एक दूसरे बौद्ध मोगालीपुत्र तीस के संपर्क में आया। यह भी एक बौद्ध भिक्षु थे, मोगालीपुत्र
पुत्र तीस और इनके संपर्क में आया। पहले ये निग्रोध के कार्यों से, निग्रोध को देखकर प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाद में वो मोगाली पुत्र तीस के संपर्क में आया, वो पूर्णतः वो बौद्ध बन गया, बौद्ध बन गया, बौद्ध बन गया। और जब वो बौद्ध बन गया तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है इसकी जानकारी मिलती है भाब्रू लघु शिलालेख से, भाब्रू अभिलेख से, भाब्रू अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और एक और अभिलेख है मास्की अभिलेख, भाब्रू और मास्की अभिलेख। तो ये जो भाब्रू अभिलेख है ये बैराट, राजस्थान के बैराट से प्राप्त होता है, राजस्थान के बैराट से ये भाब्रू अभिलेख प्राप्त होता है। और ये भाब्रू अभिलेख में लेख के द्वारा अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। किसके प्रति? बुद्ध, धम्म और संघ इसके प्रति, बुद्ध, धम्म और संघ इसके प्रति आस्था प्रकट की है, बुद्ध, धम्म और संघ। और आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है इसके प्रति अशोक ने भाब्रू अभिलेख में के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने इसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी। इसके अलावा जो मास्की अभिलेख है इसमें अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य के नाम से संबोधित किया है, बुद्ध शाक्य के नाम से संबोधित किया है। मास्की अभिलेख में अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य के नाम से स्थापित किया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म प्रचार के लिए प्रयास किया और बौद्ध धर्म प्रचार के लिए उसने अलग अलग लोगों को दुनिया के अलग अलग राज्यों में भेजा था। इसमें जो याद करने लायक महत्वपूर्ण है वो है अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था इन्होंने? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद खुद ही बौद्ध भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो स्थल थे उसकी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। तो सबसे पहले उसने अपने शासन के 10वें वर्ष में उसने कहाँ की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। अपने शासन के 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की, लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था उसकी यात्रा की। और लुम्बिनी यात्रा के विषय में जानकारी रूमिनदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था और उसने वहां से जो टैक्स वसूला जाता था, कर वसूला जाता था, उसको घटा करके 1/8 कर दिया था। कितना? 1/8 कर दिया था। यानी जो भी टैक्स वसूला जाता था उसको घटा करके 1/8 हिस्सा कर दिया था। तो ये रूमिनदेई अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की थी, 20वें वर्ष ने उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो ये उसके बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़े हुए कुछ कार्य थे। लेकिन अशोक अपने जीवन में एक सहिष्णु शासक था। वो सभी धर्मों को, जैसे आप उसके धम्म को पढ़ेंगे तो अशोक अपने अभिलेखों में और अपने धम्म में भी बौद्धों, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देने की बात करता है। तो ब्राह्मणों यानी जो ब्राह्मण धर्म था उसको, श्रमण जो बौद्ध धर्म के सन्यासी थे उनको, दोनों को दान देने की बात करता है। इसके अलावा अशोक के समय में आप जानते हैं कि अशोक का जो पिता थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायी को गया के बराबर की पहाड़ी में, गया में
बराबर की पहाड़ी, यहाँ पे उन्होंने सम्राट अशोक ने जो आजीवक संप्रदाय के सन्यासी थे उनको रहने के लिए 4 गुफा दान में दिया था, जिसका नाम है कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ा। कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ा, ये 4 गुफा जो है पहाड़ी गुफा दान में दिया था आजीवक संप्रदाय के अनुयायी को। तो इससे आप यह पता चलता है कि अशोक निजी जीवन में भले ही बौद्ध था, लेकिन वो दूसरे धर्मों के प्रति बहुत सहनशील था, बहुत उदार था। तो इसीलिए वो ये अपने धर्म, जब हम अभी आपके धर्म पे आएंगे, तो अपने अभिलेखों में भी, अपने धर्म की बातों में भी ये कहता है कि लोगों को ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा कि वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी के लिए पहाड़ी गुफा दान में दिया था रहने के लिए। तो उसके धर्म सहिष्णु होने की जानकारी इससे जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अब हम आते हैं अशोक के धर्म। अशोक के धर्म, तो अशोक अपने निजी जीवन में बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उसने कभी बौद्ध धर्म को कोई राजकीय धर्म नहीं बनाया। उसने जनता को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि वो बौद्ध धर्म को अपनाए। हाँ, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को जरूर अलग-अलग हिस्सों में भेजा, दुनिया भर में भेजा, लेकिन उसने जनता को कभी जबरन बौद्ध धर्म थोपने की कोशिश नहीं की। अब अशोक का धर्म, अशोक दुनिया में अपने धम्म के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है कि धम्म क्या होता है? दरअसल धम्म जो संस्कृत शब्द है धर्म, धर्म इसी का रूपांतरण है धम्म। धर्म का ही रूपांतरित शब्द है धम्म, धम्म। अब ये धम्म क्या है? तो इसकी व्याख्या अशोक अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में करता है। दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में, दूसरी और 7वें स्तंभ लेख में हमने आपको बताया कि अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख थे, जो 6 अलग-अलग स्थानों से प्राप्त हुए। तो उसमें जो दूसरा और 7वां स्तंभ लेख है, उसमें अशोक धम्म की व्याख्या करता है, और धम्म की व्याख्या करते हुए बताता है कि धम्म क्या है, और इसकी उत्तर देते हुए वो स्वयं से प्रश्न करता है कि कियमचु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है? और उसका उत्तर देते हुए कहता है कि अपास्य नबे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे च। अपासी नबे का अर्थ होता है अपासी नबे, अपासी नबे का अर्थ होता है अल्प पाप, यानी जीवन में कम से कम पाप, या आप कोशिश कीजिए कि आपसे जितना कम से कम पाप हो सके। बहुकयाने का मतलब होता है बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना। अपासी नबे बहुकयाने, दया, दया का मतलब होता है जीवों के प्रति दया का भाव रखना। दया दाने, दान का मतलब होता है ब्राह्मणों, श्रमणों, दरिद्रों और जो गरीब लोग हैं उनको दान करना। दया दाने सच्चे, सच्चे का मतलब होता है सत्य बोलना। सोचिए, सोचिए का मतलब होता है पवित्रता। माधवे, माधवे मतलब होता है मृदुता, आपके व्यवहार में और आपके विचार में मृदुता होनी चाहिए। माधवे, साधवे, साधवे का मतलब होता है साधुता, जीवन में साधुता का गुण होना चाहिए। माधवे साधवे च। तो इस तरह अशोक अपने धर्म को परिभाषित करता है। यानी आप देखेंगे, इसके अलावा वो धर्म में यह भी बताता है कि इंसान को चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान से बचना चाहिए। वो यह भी कहता है कि व्यक्ति सिर्फ अपनी अच्छाई देखता है और उसी की बात करता है, जबकि व्यक्ति को नियमित अंतराल पे अपना आत्मलोकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके भीतर क्या बुरी चीजें हैं, और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अशोक गुरुजनों, वरिष्ठ जनों, अपने जो नौकर है उसके सबका सम्मान करने की बात करता है। तो इससे आप ये देखेंगे कि अशोक का जो धर्म है एक तरह का नैतिक संदेश है, नैतिक संदेश है, नैतिक संदेश है, नैतिक संदेश है। और ये अशोक के धर्म की जो बातें हैं वो आज भी दुनिया के हर धर्म में मिल जाता है। तो एक तरह का ये नैतिक संदेश था, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जनता का पारलौकिक हित करना, जनता का पारलौकिक हित करना। अशोक का ये जो धर्म का प्रतिपादन किया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पारलौकिक, पारलौकिक, लौकिक उत्थान, पारलौकिक उत्थान। इसका उद्देश्य था पारलौकिक उत्थान, यानी कि
इहलोक मतलब वर्तमान में जो है और परलोक, आप जानते ही हैं। तो परलोक के बारे में उत्थान मतलब एक तरह से कहिए कि ये पूर्व जन्म की अच्छाई की भी बात कर रहा है। मतलब आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपका परलोक यानी आने वाला जो दूसरा जन्म है उसमें भी आपका जीवन बेहतर हो, इसकी के लिए इसने धम्म का प्रतिपादन किया। और इस धर्म की बात को आप पढ़ेंगे तो एक तरह सा नैतिक संदेश है, जो समाज में इससे ये भी पता चलता है कि वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। और इस ये जो धम्म है इसके जो मूल्य हैं, जिसमें वो सम्मान की बात करता है, वरिष्ठ जनों का सम्मान, दूसरे के विचारों का सम्मान, जिस तरह के, इससे ये भी संदेश मिलता है कि उसके साम्राज्य के भीतर अलग-अलग धर्म के मानने वाले लोग थे और उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इससे बचने का उद्देश्य भी था अशोक का धम्म। तो आप कह सकते हैं कि आज जिस तरह भारत के संविधान में सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य होता है अलग-अलग धर्म के लोग मिल कर के एक साथ रह सके, तो उसी तरह अशोक ने धम्म के विचार का प्रतिपादन किया था, जिसका उद्देश्य था उसके राज्य में रहने वाले अलग-अलग लोग, अलग-अलग धर्म के लोग, अलग-अलग विचार के लोग एक समन्वय की भावना के साथ, समन्वय के साथ रह सके। तो ये अशोक के धम्म का विचार था। और अशोक ने ये जो धम्म की परिभाषा थी, ये भी एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, राहुलोवाद सूत्र, राहुलोवाद सूत्र, इसी से इसने इसकी परिभाषा को लिया था। तो बौद्ध धर्म की जो उसने धम्म की परिभाषा दी थी, उसकी बहुत सारी जानकारी उसने राहुलोवाद सूत्र से ली थी, जो कि बौद्ध धर्म का ही हिस्सा है। तो इस तरह हमने अशोक के धम्म को देखा। अब प्रशासनिक सुधार हम देखते हैं तो अशोक ने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी अपने शासन के 13वें वर्ष में, जिसका नाम है धम्म महामात्र। हमने आपको पहले ही बताया था धम्म महामात्र। इसका उद्देश्य था अशोक के साम्राज्य में धम्म का प्रचार करना, यानी जो नैतिक संदेश था उसका प्रचार करना। इसके अलावा जिन लोगों को सजा दी जाती थी उसके जो परिजन थे उसके भरण पोषण की व्यवस्था करना, ये धम्म महामात्र का कार्य था। इसके अलावा उसने एक आदेश जारी किया था कि राजुक या राजुक राजुक या रज्जुक 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 राजुक या रज्जुक नामक, इसके अलावा युक्तक 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 रज्जुक युक्तक नामक जो अधिकारी थे उससे कहा गया कि प्रति 5वें वर्ष पे वो अपने क्षेत्रीय दौरे पर जाए। और इसके क्षेत्रीय दौरा का उद्देश्य था कि वो जनता के बीच देखे कि जनता किन समस्याओं का सामना कर रहा है, जनता की क्या समस्याएं हैं। तो इसके लिए ये नियम बनाया था कि ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष पर क्षेत्रीय दौरा पर जाएंगे। इसके अलावा उसने धम्म महामात्र नामक एक नए अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। तो ये इसको कुछ प्रशासनिक सुधार थे। कला कला उसके कला को आप देखिए, जो स्तंभ लेख उसने बनवाए थे, जो अभिलेख उसने खुदवाए थे, उसके कलाकारी के बेहतरीन नमूने हैं। इस तरह 232 ईसा पूर्व में आकर के अशोक की मृत्यु हो जाती है। 232 बीसीई में अशोक की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही अशोक का शासनकाल खत्म होता है। इसके आगे हम परवर्ती मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य जो है वो 2 राजधानियों से संचालित होने लगता है और 2 अलग-अलग राजधानियों से 2 अलग-अलग शासक मौर्य साम्राज्य का शासन चलाते हैं। उसके विषय में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में ये रहा अशोक के विषय में आपका विस्तार से जानकारी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।